राइट, सो विल स्टार्ट विद दिस वन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क थे, उसमें से जो पहला टास्क था वो था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते कैसे हो? आप कंप्यूटर से जो इंटरेक्ट करते हो वो दो तरह से होता है। ठीक है, तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में एक चीज आपकी कहलाती है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरी चीज आपकी कहलाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो पहले डॉस होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें कोई भी जो काम करना होता था हमें कमांड दे के करना होता था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमांड लाइन पे कभी काम किया है, ये कभी देखा है कि कमांड लाइन क्या होता है? सर मैंने किया है। किया है। तो उसके लिए क्या करना होता है? कैन यू शेयर योर स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन? आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, स्क्रीन वन स्क्रीन टू करके। सर यस सर। मैंने आ पावर रहे? से पावर से कमांड प्रॉपर काम किया। एग्जैक्टली exactly. तो अब आप देख सकते हो, चेंज योर स्क्रीन, आपके सामने ऑप्शन होगा स्क्रीन वन स्क्रीन टू करके। आप लोग आ जाओ स्क्रीन टू पे। तो इन द नेक्स्ट स्क्रीन आपको यहाँ पे स्टार्ट पे, अगर आप यूज कर रहे हो लैपटॉप, आप खुद भी ये काम कर सकते हो। आप लिखो सर इसका CMD। एक कमांड होता है ना, चेंज इन डायरेक्टरी का CD। CMD लिखा हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसको मैंने ओपन किया। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था ना, इतना कलरफुल नहीं आता था। ये जो आपको नजर आ रहा है पहले यही आता था। आप देख सकते हो, ये कह रहा है कि सी यूजर मी, यानी सी ड्राइव के यूजर के फोल्डर में, मी के फोल्डर में अभी कमांड प्रॉम्प्ट में मैं मौजूद हूँ। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ना CD डॉट डॉट, तो अब आप देखोगे मैं मी से निकलकर सिर्फ यूजर में आ गया, यानी मैं एक फोल्डर पीछे आ गया। ये बेसिकली फोल्डर्स हैं सारे। ठीक है, फिर दोबारा CD डॉट डॉट लिखूंगा तो मैं एक स्टेप और पीछे आ जाऊंगा, यानी मैं बैक करूंगा। CD डॉट डॉट की कमांड वो है जो हम अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में बैक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर में आया, फोल्डर में ये ओ लेवल बुक्स का फोल्डर आ गया। इससे मैंने जब ये बैक का बटन दबाया तो मैं यहाँ पे जेम्स PPT में आ गया। अगर मैं, जैसे ये C ड्राइव का PC है, PC में मैं चला गया D में, D ड्राइव में मैं चला गया USB डाटा में मैं चला गया A लेवल्स पास पेपर्स में। ये मेरा पाथ है। ऊपर अगर आप देखो तो वो ये कह रहा है कि मैं D ड्राइव में हूँ, उसमें USB का फोल्डर था, उसमें A लेवल्स का फोल्डर था पास पेपर का। ये पाथ होता है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे बैक करूंगा ना तो अब मैं A लेवल से निकलकर सिर्फ USB डाटा में आ गया। अब मैं एक और बार बैक करूंगा तो मैं D ड्राइव में आ गया। यही काम 95 में जब विंडोज बनी थी उससे पहले इसी तरह की ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसमें कमांड लिखते थे। मैं लिखता हूं C में DIR, डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। C ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। आप साइड बाय साइड देखो, अगर मैं आपको अपनी C ड्राइव दिखाऊं लैपटॉप की, तो उसमें देख सकते हो कि यहाँ पे C ड्राइव में जो दिखा रहा है चीजें, तो देख सकते हो दोनों सिमिलर फोल्डर है। जैसे फॉक्ससिट का दिखा रहा है, तो यहाँ आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे फॉक्ससिट का फोल्डर आ रहा है। यहाँ इंटेल का फोल्डर है, यहाँ भी इंटेल का फोल्डर है। क्या C ड्राइव में आपको कोई वकार के नाम का फोल्डर नजर आ रहा है? ऐसा किसी को नजर आया? स्क्रीन इज नॉट अपडेटिंग बेटा, सबके सामने स्क्रीन आ रही है, ये जो मैं काम आपको करके दिखा रहा हूँ यस उसकी। सर। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो सी में किसी को वकार के नाम का कोई फोल्डर नहीं नजर आ रहा होगा अगर आप उल्टे हाथ पे सी में देखो। लेकिन अगर मैं लिखता हूं MD और वकार लिख देता हूं, अब आप उल्टे हाथ पे नजर रखना क्या होगा। उल्टे हाथ पे आपको ये एक वकार नाम का फोल्डर नजर आ जाएगा। ने यहाँ से क्रिएट किया है। ये क्रिएट किया है। अगर मैं RD वकार लिखता हूं और फिर इंटर करता हूं डिलीट हो तो जाएगा। वही फोल्डर यहां से चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यार, ये जो इतना जो हम काम कर रहे हैं इट्स अ टायरिंग वर्क, क्योंकि इसमें हमें कमांड लिखनी पड़ रही है। अगर कमांड लिखते हुए हम कोई टाइपो एरर कर जाएंगे तो फिर कमांड काम भी नहीं करेगी। तो पहले विंडोज से पहले देखो, विंडोज का जो इन्वायरमेंट है वो ये कलरफुल इन्वायरमेंट है।
विंडोज का एनवायरनमेंट ये कलरफुल एनवायरनमेंट है। इसमें आप देखते हो क्या क्या है। इसमें आपको मिले, इसमें एक चीज कहता है वो, उसको कहता है विम्प। यहाँ अगर आप नीचे आके देखो, ये विम्प है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी यूजर को ग्राफिक्स के जरिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाया जाता है। उसमें विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर, ये देखो ये सारे ना मेन्यूज हैं। ये मैं जो जो क्लिक कर रहा हूँ ये सारे मेन्यूज हैं। ये फॉक्सटेड पीडीएफ रीडर की एक विंडो खुली हुई है। तो विंडो खुली हुई है, और आइकन्स, आइकन्स आप यहाँ देख सकते हो, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स हैं। विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज की बात करूं तो मेन्यूज हमें, ये सारे मेन्यूज हैं हमारे, ये सारे, यहाँ से भी क्लिक करूंगा ये सारे मेन्यूज आ जाएंगे। तो विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर का जो इंटरेक्शन कराया जाता है वो बेस्ड ऑन ग्राफिक्स होता है। तो ये बेसिकली आपके दो तरह के इंटरफेसेस आते हैं। एक आता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में, एक आता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ नजर आ रहा है आपको। और एक कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो आपके इंटरफेस आ गए। अब क्योंकि हम वो डिवाइसेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, तो इन सारे डिवाइसेस के लिए अब हम एक और एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट विम। एक और एनवायरनमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट विम। अब ये पोस्ट विम क्या है? पोस्ट विम ये है कि हम अपने उसको, टैबलेट को, मोबाइल फोन को, किस तरह से हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं? बाय पिंचिंग एंड रोटेटिंग। कमांड लाइन इंटरफेस में तो विम्प एनवायरनमेंट था, उसके बाद जो हम डिवाइसेस, लेटेस्ट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन, टच पैड, वो बाय पिंचिंग एंड रोटेटिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें वहां पर माउस की जरूरत नहीं होती। ये सबसे पहले वाली विंडो माइक्रोसॉफ्ट की थी। कौन सी पहली वाली विंडो? ये वाली। फिर विंडोज एक्सपी। ये तो विंडोज ही आई गेस, मुझे इसका वर्जन ऐसे नहीं पता कि ये विंडोज कौन सी है। अब्दुल मुझे सवाल पूछिए। सर ये जियो ही वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी वाई, देखो, हमें HCI का मतलब होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। देखो मैं भी अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। बाय मेकिंग यूज ऑफ टू फिंगर्स हम टच पे पैड के ऊपर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, और अपने माउस के बटन से भी कर रहे होते हैं, और इससे कीबोर्ड से भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में, यानी कंप्यूटर ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके होते हैं दो मेथड्स। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन ये वाला होता था, पुराना मेथड, डॉस में इस्तेमाल होता था। इसमें हमें कमांड्स लिखनी पड़ती थी, याद करनी पड़ती थी। अगर कमांड में टाइपो एरर आता था तो हम, फिर हमारे लिए मसला होता था। इस कमांड लाइन से निकलकर पहली ग्राफिकली जो विंडोज बनी, ग्राफिकली का मतलब आप अपनी यहाँ खुद देख सकते हो कि राइट साइड पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल रहे हैं। अब ये देखो, ये चेस का आइकन बना हुआ है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ से आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और इंडिकेशन बना हुआ है, टूल्स, टूल बॉक्स बना हुआ है। तो आप विंडोज में ग्राफिकली इंटरेक्ट करते हो कि आपके सामने आइकन्स बने हुए आते हैं, और आप उन आइकन्स का यूज करते हुए विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एनवायरनमेंट है। तो ये जो सामने पूरी स्क्रीन शो हो रही है, ये इंटरफेस ग्राफिकल यूजर है। ठीक है ना? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो बेस करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर, विम पे। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है जो हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं, वो बेस करती है इस चीज पे, विंडोज, आइकन्स, मेन्यू एंड पॉइंटर। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये, द डिफरेंस ऑफ द टू। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू की अगर हम बात करें तो स्क्रीन चेंज कर लो। सो आईपैड के स्क्रीन पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, वन इज कॉल्ड कमांड लाइन और सेकंड इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस में अब आप देख सकते हो द यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, क्योंकि आप कमांड्स दे रहे होते हो और कमांड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, द यूजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑप्शन। प्री डिटरमाइंड ऑप्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कोई मेन्यूज वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मेन्यू मिलते तो मेन्यू में तो जो भी चीज आ रही होती थी आपको सिर्फ वही यूज करनी पड़ती थी। जैसे मेन्यू दिया हुआ है तो मेन्यू के अंदर फाइल आ रहा है,
फाइल के बाद आपके पास व्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो वो कह रहा है द यूजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑप्शन। तो ग्राफिकल यूजर में जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप कमांड लाइन में उस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। इट इज पॉसिबल टू ऑल्टर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही कमांड लाइन था, तो वहां पे पॉसिबल था कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। आज भी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, मेन प्रोग्रामर्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, वो कमांड लाइन पे शेल पे ही काम करते हैं। अच्छा, इसकी सबसे आसान तरीन याद रखने वाला पॉइंट ये है कि क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, कमांड लाइन होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, यूजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिक्स ज्यादा लेती है। जो ग्राफिक, जितनी ज्यादा आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल करोगे, उतनी आपकी मेमोरी ज्यादा इस्तेमाल होगी। लेकिन क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है कमांड लाइन वाला, कमांड लाइन तो ब्लैक एंड वाइट एनवायरनमेंट है, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वाइट टेक्स्ट, तो ये तो कोई मेमोरी आपकी लेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, जो ये पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट, द यूजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस। प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस का मतलब ये है कि जब आप इस्तेमाल करते हो, कम टू स्क्रीन वन, स्क्रीन वन पे आओ। तो स्क्रीन वन पे अगर आप देखो, तो अब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट करके, यानी ये प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस हैं कि अगर मुझे उसको, ये सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहा था कोई, किसको दोबारा समझा दें। तो द यूजर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्री डिटरमाइंड ऑप्शन। देखो यहाँ पे कमांड लाइन में कोई प्री डिटरमाइंड ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो सिर्फ कमांड्स लिखनी है। तो आप अगर कमांड्स में लिखने में अच्छे हो तो आप इजीली सारे काम करवा सकते हो। ये उसकी जो है वो इलेब्रेशन थी। तो ये बात आ गई। डिसएडवांटेज इसके थोड़े ज्यादा है, जैसे आपको, यूजर को कमांड्स को याद रखना पड़ता है। ओके, आप सब जो होने चाहिए वो स्क्रीन टू पे होने चाहिए। स्क्रीन टू पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि द यूजर नीड टू लर्न नंबर ऑफ कमांड्स टू कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन। अब मुझे कमांड्स याद है तो मैं बता पा रहा था आपको, आपको अगर नहीं याद है आप कैसे काम करोगे? अब आप देखो, जैसे यहाँ पे स्क्रीन का कलर चेंज करने के लिए COLOR 5 लिखा, तो अब स्क्रीन पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो कलर के बाद अगर मैं 4 लिखता हूँ तो और चेंज हो जाएगा। ये यहाँ कमांड्स देनी पड़ती हैं, कमांड्स दोगे तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो एक तो आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी। नंबर टू, ऑल कमांड नीड टू बी टाइप्ड इन विच टेक्स टाइम एंड कैन बी एरर प्रोन। कमांड को लिखने में आपको टाइम लगता है, और अगर आपने कमांड लिखते लिखते कोई कमांड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ होगी। ईच कमांड मस्ट बी टाइप्ड इन यूजिंग द करेक्ट फॉर्मेट। अगर आप करेक्ट फॉर्मेट नहीं लिखते, जैसे मैंने यहाँ कलर लिखा और कलर के बाद यहाँ पे मैंने 4 लिखा, तो कलर 4 की से अगर मैं 4 कलर लिख देता तो हो सकता है वो काम नहीं करता। ठीक है ना? तो इस तरह भी चल सकता है, तो ये भी इसके अंदर इशू हो सकता है। तो ये भी एक चीज है। अब हम आ जाते हैं टू द ग्राफिकल। आपको एटलीस्ट तीन तीन चीजें तो इसकी तीन तीन पॉइंट्स याद ये हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स कौन सी होती हैं? दोबारा से बोलो। सर ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, सर ये कौन सी होती हैं? कौन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है? यस सर। सर कौन सी सेटिंग्स होती हैं? दोबारा से बोलो, कह रहे हैं क्या चाह रहे हो? सर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या सर क्या होती हैं सर? मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स तो वो होती हैं जो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती हैं। अभी मैंने CLS की कमांड लिखी, CLS क्लियर द स्क्रीन होता है, सारा का सारा कंटेंट चला गया। यानी कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये हो सकता है कि यहाँ बैठ के मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद है, मैं अगर यहाँ लिखूँ ना फॉर्मेट, ठीक है, अगर मुझे अपनी डी ड्राइव फॉर्मेट करनी है तो मैं फॉर्मेट लिख के डी लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरी डी ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। एक मजे की बात बताऊं, पहले तो, अब तो खैर USB लगा के आप जो है बूटेबल डिवाइस बना के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो। पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ही सारा काम करना होता था, यानी विंडोज की इंस्टॉलेशन कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड्स देकर ही चलती थी। यानी हमें ये करना होता था कि अगर हम नई विंडो डालना चाह रहे हैं, तो हम अगर ई ड्राइव में डालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते थे फॉर्मेट ई ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता था। यानी पहले वो ड्राइव पूरी फॉर्मेट होती थी, फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता था। तो सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह भी जो है हम कमांड लाइन के जरिए जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर न्यूमेरियस कमांड्स, उसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि अभी वो हमारा डोमेन नहीं है। हमें जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि कमांड लाइन का मसला क्या था। फायदा तो ये था कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर रहते हो,
और आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ता प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस पे, यानी आप लिमिटेड टू सिर्फ प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस नहीं होते। अभी भी ये यूज होता है या नहीं? ये बिल्कुल यूज होता है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जिनको लो लेवल कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो अभी भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आसान आसान पॉइंट्स आप याद कर सकते हो कि कमांड लाइन इंटरफेस कम मेमोरी लेता है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। ग्राफिकल की तरफ आते हैं। ग्राफिकल में यूजर को कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सारा का सारा काम आप जो है वो सिलेक्ट करके क्लिक करके इस पे चला रहे होते हो। दूसरा फायदा, इट इज मोर यूजर फ्रेंडली। बच्चा बच्चा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर लेता है। आजकल छोटे बच्चों को भी आइकन्स देख के पता होते हैं कि यार ये वाला बटन दबाएंगे तो ये गेम चलना शुरू हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस आप यूज करते हो ताकि आप कोई ना कोई आइकन लॉन्च कर सको। तो ये टाइपिंग के मुकाबले में सिंपलर है। ये इसका तीसरा फायदा है। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस कंसिडरेबली मोर कंप्यूटर मेमोरी देन CLI। ये बात तो जरूर है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज भी जब आप अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ठीक है, सर ये वाला चैप्टर बुक से पढ़ें या आपके नोट से? बेटा ये जो मैं बुक बता, ये जो बुक है ना, मैंने जो नोट बनाए वो बुक से ही एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो आप नोट से करोगे तो वो वहां से भी आप कर ही लोगे, क्योंकि बुक में काफी सारा कंटेंट है तो नोट्स में मैंने उसको ट्रिम करके रखा है। तो आप नोट से भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ये सेम कंटेंट आपका नोट्स में भी मौजूद है। तो आप अगर नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करके सी ड्राइव के अंदर जगह चेक करोगे ना, तो आराम से जब एक नई विंडो इंस्टॉल होती है तो 40 GB ले रही होती है। इसका मतलब है ग्राफिक्स की वजह से आपकी मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। तो मेमोरी ज्यादा भी लेगा, ठीक है। और उसके अलावा द यूजर इज लिमिटेड टू आइकन्स प्रोवाइडेड ऑन स्क्रीन। इसका एक डिसएडवांटेज, वैसे इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पेपर पे तो देना है, तो आप ये लिख सकते हो कि क्योंकि ये भी ग्राफिकल इंटरफेस है, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके अंदर जो भी आइकन्स आपको लिमिटेड मिलेंगे बस उसी से आपने काम चलाना है। सो द यूजर इज लिमिटेड टू द आइकन्स प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को चलाने के लिए आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं। तो आपने तीन तीन, लिनक्स इज अ मिक्सचर ऑफ GUI एंड CLI। मिक्सचर तो नहीं कहेंगे, लिनक्स में भी एक शेल इस्तेमाल होता है। तो लिनक्स भी ग्राफिकल यूजर यूज करती है और उसके अंदर जैसे यहाँ पे CMD लिख के आप कमांड्स लिखते हो, वहां पे शेल इस्तेमाल होता है। तो ये आप कर सकते हो बच्चों, ये पर बात लिनक्स सब के कुछ। अंदर जो डाउनलोड होता है वो पहले हमें क्रोम से डाउनलोड करने के बाद फिर इंस्टॉल उसके कमांड लाइन से करना होता है, तो वो बहुत हुआ ना। ऐसा है कि आप जो है ना लिनक्स के ऊपर फिर आपको कुछ कमांड्स पे भी काम करना होता है, यानी वो पैरेलल दोनों चीजें चला रहा होता है। अब ये एक सवाल है, लेस चांसेस है बट पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कि कौन सा बंदा कौन सा इंटरफेस यूज करता है। कौन से बंदे से मुराद है कि नॉर्मली हम अगर बात करें कि हम एक नॉर्मल यूजर हैं, देखो हम सबके सब प्रोग्रामर्स नहीं हैं, हम सबके सब वो लोग नहीं हैं जो सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग का मतलब जो सिस्टम की मेन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना, डिवाइस ड्राइवर लिखना, या असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना, या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग करना, हम सब नॉर्मल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन इस्तेमाल करता है? एंड यूजर। एंड यूजर हम हो गए, who does not have or does not need to have any great knowledge of computer works। क्या आप कंप्यूटर खरीदते हुए आपको कंप्यूटर के बैकग्राउंड के पीछे नॉलेज होनी चाहिए? वो लाजमी नहीं है कि भाई कितने कोर्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या इसकी प्रोसेसिंग पावर एंड ऑल दैट। आप कहते हो यार बस सिंपल एक लैपटॉप लेना है अच्छा सा, जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है और उसके ऊपर मैंने वही करना है, नोट्स पढ़ने हैं, कोई वीडियो चलानी है, कोई ऑडियो चलानी है, इंटरनेट इस्तेमाल कर लेना है बस। अमूमन स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर ऐसा होता है कि जब आप कोई बैकग्राउंड टास्क अपने कंप्यूटर पे चलाते हो तो उस वक्त आपकी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई वायरस स्कैन था, जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ वायरस, तो वायरस से क्या होगा, मैं एंटीवायरस खोल लूंगा, ये मेरी विंडोज का प्रोवाइडेड एंटीवायरस है। अब इसमें क्विक स्कैन भी होता है और स्कैन ऑप्शन भी आता है। अब अगर मैं यहाँ पे फुल सिस्टम स्कैन करूंगा तो हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। क्या भी रहा है, कुड टेक लॉन्गर देन 1 आवर। अब उस 1 घंटे के लिए लाजमी तो नहीं है मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहूंगा, क्योंकि स्कैनिंग तो पीछे बैकग्राउंड में चलती रहेगी, स्कैन करके छोड़ दूंगा मैं। तो स्क्रीन सेवर उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहां पर आप अपना सिस्टम बंद नहीं करते, ठीक है, आपका सिस्टम बैकग्राउंड सर्विसेज को चला रहा होता है,
और आप स्क्रीन सेवर अगर लगा दोगे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3D डेक्स लगा दिया लेट सपोज, और वेट 1 मिनट डाल दिया, तो जो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो चली जाएगी, उसकी जगह ये एक विंडोज 10 के नाम से स्क्रीन मूविंग करते हुए आ जाएगी। तो इससे क्या होगा जो पावर मैनेजमेंट है, यानी नॉर्मली जो मैं आपको अभी स्क्रीन शो कर रहा हूँ ये ज्यादा पावर ले रही है, लेकिन स्क्रीन सेवर क्या करेगा, आपके सिस्टम की पावर बचाएगा। तो यानी स्क्रीन ऑन भी नहीं रहेगी। अब अगर लैपटॉप पे मैंने अपनी स्क्रीन लैपटॉप को वायरस स्कैन लगा के छोड़ दिया, अब 1 घंटे के लिए मुझे सामने तो बैठना नहीं है सिस्टम के, तो मेरी स्क्रीन क्यों ऑन रहे? अगर स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और बैकग्राउंड पे कंप्यूटर चलता रहेगा तो मेरी बैटरी की टाइमिंग्स ज्यादा होंगी एज कंपेयर्ड विद कि मैं अपने सिस्टम को ऐसे ही खाली छोड़ के चला जाऊँ। तो आपको जब पावर सेविंग करनी होती है तो फिर आप स्क्रीन सेवर का इस्तेमाल करते हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन यूज करता है? नंबर 1, ये यूज करता है आपका एक एंड यूजर, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, ठीक है, या फोटोग्राफ्स वगैरह को मैनिपुलेट करने के लिए। हाँ, कमांड लाइन इंटरफेस जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, यानी वो बाकायदा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई एनालिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर टेक्नीशियन हो सकते हैं, जिनको कंप्यूटर के मेन आर्किटेक्चर की प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो कहते हैं ये वो शख्स होता है जिसको कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होता है। अब यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन से मुराद है कि आप डिवाइस ड्राइवर यूज करते हो। डिवाइस ड्राइवर के लिए आपको मशीन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब एक बंदा है जो कोडर है, प्रोग्रामर है, और वो डिवाइस का ड्राइवर लिखता है। कोई नया प्रिंटर आया, उस प्रिंटर का उसको ड्राइवर लिखना है, ताकि प्रिंटर ड्राइवर अगर होगा तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को चलाएगा। तो उसके लिए उस शख्स को फिर आपके पास कमांड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है उसको खत्म करना है, तो फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस का आप इस्तेमाल करोगे। बच्चों यहाँ तक बात पूरी समझ में आती है आप लोगों को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. अच्छा, हमने जितनी मैनेजमेंट वाले टास्क थे, यानी जो हमने लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, लास्ट में हमने यूटिलिटीज पढ़ी थी, ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़े होंगे, मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे। हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे, ये टास्क थे, और टास्क से पहले वाला हमने कर लिया था सारा, ऐसे ही है। डिवाइस ड्राइवर आप लोगों को याद है? डिवाइस ड्राइवर मैंने कराया, बता क्या होता है, कोई बताएगा? Device driver makes the device operational by communicating with the software, hardware with the software. अच्छा, मिन्नत आपने बताइए। जी, इट बेसिकली अलाउज फॉर दिस पाथवे कि हो सके कि जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल यूएसबी है, प्रिंटर है, वो कम्युनिकेट कर सके एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ बेसिकली। ठीक है, नॉर्मली तो हम जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो प्लग एंड प्ले होती है डिवाइसेस, यानी कीबोर्ड माउस के लिए तो उसका डिवाइस ड्राइवर होता है, लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक तो बात ये कि डिवाइस ड्राइवर आर द सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर का काम होता है कि कंप्यूटर सिस्टम, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करे। डिवाइस ड्राइवर अमूमन आपको मिलेगा प्रिंटर का, ठीक है, आप अगर स्कैनर लगा रहे हो स्कैनर का भी मिल सकता है, अगर आप कोई कैमरा लेके आ रहे हो अलग से उसका भी आपको मिल जाएगा। तो इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांसलेट करता है डाटा को इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस। तो डिवाइस ड्राइवर का काम ये होता है कि जो भी डिवाइस आप लगा रहे हो, ठीक है, जब उस डिवाइस पर डाटा जाए तो वो उस डाटा को समझ पाए। तो कह रहे विदाउट द हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक सवाल जरूर आपका बन सकता है, वो सवाल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और वो सवाल ये है, आपकी वर्कबुक में यहां से देखेंगे डिवाइस ड्राइवर का एक सवाल है कि भाई डिवाइस ड्राइवर होता क्या है और उसके अंदर डिस्क्रिप्टर का क्या काम होता है। तो ये यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर, आपको डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन बताना है, ठीक है, और दूसरा ये है एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टर।
अभी जो हमने डिवाइस ड्राइवर के बारे में बात की है, उस हिसाब से आप क्या बता सकते हो डिवाइस ड्राइवर के बारे में? अभी मैंने आपको बता दिया, तो अगर ये पूछ रहा है डिवाइस ड्राइवर के बारे में, तो आप क्या जवाब दोगे? communicates with operating system। इट कम्युनिकेट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम। और बताओ, और क्या क्या पढ़ा है? और कि वो डेटा को इस तरह के प्रोटोकॉल में ले फॉर्मेट में ले आता है कि वो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर सके, हार्डवेयर वेरी अंडरस्टैंड कर सके। गुड। क्या करे? हार्डवेयर, यानी डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो हार्डवेयर समझ सके, ऐसा ही है। इट कन्वर्ट्स जी। द डाटा इनटू द फॉर्मेट विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द डिवाइस। अब इसमें दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, तो मैं अब यहाँ सवाल याद रखना कि एक तो डिवाइस ड्राइवर का है और एक है डिस्क्रिप्टर का। डिस्क्रिप्टर के बारे में कोई बताना चाहेगा? डिस्क्रिप्टर क्या होता है? सवाल याद रखना, ये दो सवाल है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है और डिस्क्रिप्टर क्या है। कौन बताएगा? जी मेहनत बताइए। डिस्क्रिप्टर्स वो होते हैं कि जिससे वो फॉर एग्जाम्पल एनी डिवाइस ड्राइवर इज आइडेंटिफाइड, मतलब उसका वेंडर आईडी होता है, प्रोडक्ट आईडी होता है, यूनिक सीरियल नंबर वगैरह होता वेरी गुड। अब अगर बुक पे भी जाओगे तो आपको मिलेगा। देखो, पहली बात तो उसने ये जो ऊपर 8A है, ये डिवाइस ड्राइवर की डिस्क्रिप्शन है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट्स डाटा इन अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय डिवाइस। ये हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर के बारे में। डिस्क्रिप्टर क्या है? डिस्क्रिप्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके पास डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस। आप प्रिंटर लगा रहे हो, तो प्रिंटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्टर के पास होगी, नंबर 1। अब वो इंफॉर्मेशन होगी कि आप जरा समझना। नंबर 1, अलाउ द यूएसबी बस टू आस्क न्यूली कनेक्टेड डिवाइस व्हाट इट इज। आप जो भी डिवाइस लगाते हो वो आप यूएसबी कनेक्शन के जरिए लगाते हो। तो हर डिवाइस का नंबर 1 एक होता है वेंडर आईडी। वेंडर आईडी का मतलब बनाया किसने उसको? डेल, एचपी, लिनोवो। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी का मतलब है कि उसको एक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी दी हुई होगी। अब जैसे एप्पल है, तो एप्पल मैकबुक भी बनाता है, एप्पल आईपैड भी बनाता है, एप्पल डिफरेंट डिवाइसेस बनाता है, वॉच भी बनाता है। तो वेंडर आईडी का तो मतलब ये है कि वेंडर आईडी में आपके पास एप्पल आ जाएगा। प्रोडक्ट आईडी में आपके पास लेट सपोज उसने आईपैड को आईडीज दी हुई हैं, प्रोडक्ट आईडी में लेट सपोज 1923, तो प्रोडक्ट आईडी आ गया। और यूनिक सीरियल नंबर है कि जो भी आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो उसका कोई ना कोई यूनिक सीरियल नंबर होगा। तो एक बात ये आ गई, क्या कहता है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट सेम बी डन इन चैप्टर 3। सुहेल क्या कह रहा हो, मुझे नहीं समझ में आई तुम्हारी बात। डिवाइस ड्राइवर आर यूज फॉर वायरलेस डिवाइसेस टू राइट। अब्दुल मोइज, आपका भी सवाल मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? आमना, पूछो। जी सर, डिस्क्रिप्टर्स की डेफिनेशन एक प्रॉपर क्या होगी अगर मुझे पूछे? डिस्क्रिप्टर यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है कि यहाँ से देख लो इसको, फ्रॉम हेयर, यहाँ से देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ से लिख सकते हो, क्या आप ये लिख सकते हो कि डिस्क्रिप्टर कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइसेस। तो आप ये कह सकते हो कि डिस्क्रिप्टर इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइसेस एंड इट अलाउ द यूएसबी बस टू आस्क न्यूली कनेक्टेड डिवाइसेस व्हाट इट इज। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर। नंबर 1, डिस्क्रिप्टर, ठीक है, कंटेन अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइसेस। सीधी सीधी बात है कि डिस्क्रिप्टर में इंफॉर्मेशन होती है अबाउट डिवाइसेस एंड इट आस्क अ न्यूली कनेक्टेड डिवाइस व्हाट इट इज। और हर डिस्क्रिप्टर के अंदर एक वेंडर आईडी होगा, ठीक है, बनाने वाला कौन है, प्रोडक्ट आईडी होगा, और उसका यूनिक सीरियल नंबर होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों? इज दैट यस क्लियर सर। टू एवरीवन? ठीक है, तो यस सर। ये चीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो अबाउट द मैन, ये हमने तो कर लिया, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, ये सारी चीजें हमने की हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम आते हैं टू दैट पार्ट ऑफ इट, ये हमने नहीं किया होगा। ये सारे के सारे वो टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है।
देख लो। हमने किया हुआ नहीं किया हुआ, कंफर्म जरा ये बताओ। मेमोरी नहीं मैनेजमेंट किया। नहीं किया हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये प्रीवियस बैच को कराया होगा। तो खैर चलो हम देख लेते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अबाउट टास्क कैरिड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, के एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। तो अब उसमें एक मेमोरी मैनेजमेंट भी आ गया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ देखते हैं मेमोरी मैनेज करना, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कैसे करेगा? आपने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया था। क्या होती थी वर्चुअल मेमोरी? सर वर्चुअल मेमोरी वाज अ स्वैप स्पेस। अगर रैम के अंदर शॉर्टेज पड़ जाती थी तो वो मैपिंग के थ्रू वो इस्तेमाल करता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टेम्परेरी टास्क के लिए। है ना? तो यहाँ देखो यही तो कह रहा है कि आपके पास जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेज करता है। कैसे करता है? अलाउ डाटा टू बी मूव बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो मैनेजेस द प्राइमरी स्टोरेज रैम। आपका मेमोरी मैनेजमेंट क्या मैनेज करता है? रैम को मैनेज करता है। रैम को मैनेज करने से मुराद ये कि इस तरह से मैनेज करता है कि अगर आपका डाटा आपकी रैम से ज़्यादा हो तो फिर वो हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस लेता है। तो इन सारे पॉइंट्स में आपने ज़्यादा नहीं, 3 3 पॉइंट्स एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स याद रखने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में एक तो ये काम करता है कि डाटा को मूव करता है बिटवीन रैम और हार्ड डिस्क या एसएसडी। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस। जितनी भी मेमोरी की लोकेशंस होती हैं उसका ट्रैक रखता है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये याद रखना कि कैरीज आउट मेमोरी प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट टू कंपीटिंग एप्लीकेशन कैन नॉट यूज द सेम मेमोरी। डबल क्लिक करके अगर आपने दो प्रोग्राम खोले हैं तो ये हर इस बात को मुमकिन बनाएगा कि वो दोनों प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर ना हो। तो ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस होती है। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में एक क्लास ने आना है, ठीक है, तो एक टीचर अपनी क्लास लिया है और दूसरी टीचर भी एक और क्लास लेके आ गए। तो जाहिर है वहां पर अगर कोई लैब इंचार्ज होगा, उसी का काम होगा उसको मैनेज करना। वो क्या करेगा? उसके पास एक लॉग बना होगा या स्केड्यूल होगा। वो क्या करेगा? वो स्केड्यूल देखेगा और बताएगा कि भाई इस वाले की क्लास है और इस वाले की क्लास नहीं है। तो वो भी क्या कर रहा है? वो भी इस चीज को देख रहा है ना कि दो एप्लीकेशंस कैन नॉट यूज द सेम मेमोरी लोकेशन। तो दोनों क्लासेस एक ही वक्त के अंदर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कैरी आउट मेमोरी प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट टू कंपीटिंग एप्लीकेशंस। आप डबल क्लिक करके अगर दो प्रोग्राम्स खोल ले तो एक साथ, तो जो प्रोग्राम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले खुला होगा उसको मेमोरी में पहले जगह मिलेगी और जो बाद में क्लिक हुआ था उसको बाद में जगह मिलेगी। तो आपने 3 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है? तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये चीजें होती हैं। नंबर 1, याद रखना कि ये डाटा को मूव करता है रैम और एसएसडी के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम मेमोरी लोकेशंस का ट्रैक रखता है। और नंबर 3, कि ये इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी दो प्रोग्राम एक ही मेमोरी का इस्तेमाल एक वक्त में ना करें। ये है तुम्हारी मेमोरी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनकरेक्ट रिजल्ट्स देगी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करता है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे पासवर्ड लगा सकते हो, आप अपने फोल्डर पे पासवर्ड लगा सकते हो। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट किस बात को इंश्योर करता है कि आपके तमाम प्रोग्राम्स, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम ये होता है, यहाँ से शुरू होता है कि टू इंश्योर इंटीग्रिटी, कि आपके पास जो भी आपका डाटा हो वो कंप्लीट रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके अलावा कोई और एक्सेस उसको ना करे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा आपका हर वक्त अवेलेबल रहे। अगर आपका डाटा नहीं मिल रहा, आज आप डाटा स्टोर करके गए कल नहीं मिला, इसका मतलब है देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, कि किसी ने आपके सिस्टम में इंट्रूड किया है और इंट्रूड करने के बाद उसने आपके डाटा को गायब किया है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, यानी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अगर आप देखो तो नंबर 1, बाय कैरिंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू अपडेट्स। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि वो सारे के सारे ऑपरेटिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको अपडेट रखे।
व्हेन दे बिकेम अवेलेबल। ये ऐसे ही है कि जैसे इसी के एग्जाम्पल को रियल लाइफ में लेते हैं कि अगर आपके स्कूल को कोई कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है तो वो हर बार हर मुमकिन कोशिश करेगी कि उसके बाद जो इक्विपमेंट्स हो वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो। तो इसी तरह सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी इस बात की इंश्योरिटी करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर वक्त अप टू डेट रहे, इंश्योरिंग दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इंटेंशन आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है वो हमेशा अप टू डेट रहे। ठीक है, तो ये दूसरा काम है जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। बाय कम्युनिकेटिंग विद अ फायरवॉल टू चेक ऑल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में आने वाला और जाने वाला ट्रैफिक है वो किसी किस्म का एरर या किसी किस्म का वायरस लेके ना आ रहा हो। ये है सारी चीजें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक बात ये भी कहता है कि मेंटेनिंग द एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट का मतलब ये होता है कि आप ही के स्कूल में एक या दो कमरे ऐसे होते हैं जिसमें सबको एक्सेस नहीं मिलता, जैसे सर्वर रूम है। तो इसी तरह अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपका भाई लेट सपोज गेम वगैरह खेलता है तो आपके सिस्टम में वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा देते हो और आप एक अपना अकाउंट बना लेते हो एडमिनिस्ट्रेटर का, भाई का अकाउंट आप गेस्ट का बना लेते हो। तो मेंटेनिंग एक्सेस राइट का मतलब ये होता है कि अब अगर वो कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करने की कोशिश करेगा तो जब तक आप उसको इजाजत नहीं दोगे वो नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा स्कूल में अमूमन आप स्कूल की लैब्स में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो करने नहीं देता, वो कहता है उसके लिए आपको एडमिन का पासवर्ड डालना होगा। तो वो बाय द परमिशन ऑफ एडमिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये बात बच्चों समझ में आ रही है यहाँ तक सारी बातें? इन केस अगर आपका डाटा लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी भी कराना सिक्योरिटी मैनेजमेंट का टास्क होता है। साथ साथ ये प्रिवेंट करता है इलीगल इंट्रूजन, कि कोई गैर कानूनी तौर पर आपके सिस्टम में दाखिल ना हो सके। अगर इनकेस आपके सिस्टम को कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताएगा। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट। हार्ड पेरिफेरल हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कलेक्टिवली हम पेरिफेरल कहते हैं। तो हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आप कीबोर्ड या माउस लगाते हो, जैसे ही लगाते हो तो फौरन से आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है कि भाई अ न्यू हार्डवेयर इज फाउंड या कीबोर्ड इज कनेक्टेड, या अगर आप यूएसबी लगाते हो तो लिखा हुआ आ जाता है कि योर न्यू हार्डवेयर इज रेडी टू यूज। ये हार्डवेयर मैनेजमेंट की वजह से ही है। तो हार्डवेयर मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है? हार्डवेयर मैनेजमेंट में ये होता है कि जो भी डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट हुई हुई है उन तमाम डिवाइसेस का ट्रैक रखना। नंबर वन, हार्डवेयर मैनेजमेंट में कम्युनिकेट विद ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये कौन कम्युनिकेट कर रहा है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। किसके जरिए कर रहा है? डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए। डिवाइस ड्राइवर के जरिए मैंने आपको पहले भी स्क्रीन पे दिखाया था एक क्या था वो डिवाइस मैनेजमेंट थी, जिसमें मैंने कीबोर्ड के ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया था तो मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो हर हार्डवेयर को चलाने के लिए, यानी ऐसा है कि अब तो सारी चीज़ें अमूमन बिल्ट इन आती हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो या कोई नया हार्डवेयर आपने खरीदा है तो आपका इंटरनेट चलता नहीं था, तो आपको एक यूएसबी दी जाती थी। उस यूएसबी में ड्राइवर होते थे, आप वो ड्राइवर लगा के साउंड का ड्राइवर, ग्राफिक्स का ड्राइवर और एनआईसी कार्ड जो कि लैन कार्ड है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। जब वो पूरे इंस्टॉल हो जाते थे फिर उसके बाद आपकी बाकी सर्विसेज चलती थी। ठीक है, अब तो ऐसा होता है कि जो विंडोज इंस्टॉल होती है उसी के अंदर बाय डिफॉल्ट ड्राइवर आ जाते हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक काम ये हो गया। ये तो पुराने कंप्यूटर में होता था, यही बता रहा हूँ, तो ये उसी हिसाब से बता रहे हैं ना कि पुराने कंप्यूटर्स के लिए फिर आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती थी। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपका हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है डिवाइस ड्राइवर के जरिए। अच्छा, उसके अलावा हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में और क्या चीज होता है? इसमें ये होता है कि इंश्योर ईच हार्डवेयर रिसोर्स हैज अ प्रायोरिटी सो दैट दे कैन बी यूज्ड एंड रिलीज एज दे रिक्वायर्ड। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में इस चीज को भी देखा जाता है कि अगर किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पहले है, एग्जाम्पल की बात है कि आप अगर प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्रिंटर का इस्तेमाल अगर आप एक ऑफिस में कर रहे हो तो उस प्रिंटर को अगर बॉस भी यूज कर रहा है और फिर एम्प्लॉय भी यूज कर रहा है, तो अगर
प्रिंट बॉस देगा, यानी एम्प्लॉय ने लेट सपोज अगर प्रिंट दे दिया है, तो एम्प्लॉय का प्रिंट अगर हो भी रहा है और उसके बीच में बॉस ने प्रिंट भेज दिया, तो एम्प्लॉय का जहां तक प्रिंट हुआ हुआ होगा वो प्रिंट करेगा, लेकिन फिर बीच में रोक के वो बॉस का प्रिंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर वो उसको देता है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी देगा तभी बात बनेगी। क्या ये बात यहां तक समझ में आती है बच्चों, हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट में? यस सर। अच्छा, स्क्रीन पे आई गेस आप लोगों को उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। लेट मी चेक। जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा इम्पैक्ट उसका। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा था, और वहां मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई बॉस है, एम्प्लॉय है, अगर प्रिंट भेज रहे हैं वो, ठीक है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी कौन से हार्डवेयर डिवाइस को देनी है पहले ये लिखा जाता है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या क्या है कि मैनेजेस आईओ डिवाइसेस बाय कंट्रोलिंग क्यूज एंड बफर, ठीक है। तो क्यूज होती हैं डिवाइसेस में, क्यूज एंड बफर का मतलब ऐसा है कि आप बहुत तेजी से कीबोर्ड पे लिखना शुरू करो, टाइप करना, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपकी स्क्रीन पर वर्ड्स बाद में आ रहे होंगे, समटाइम ऐसा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि आपके कीबोर्ड के अंदर भी एक बफर होता है, अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई और आपने तेजी से टाइप कर दिया, तो आपका डाटा कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वो बफर में चला जाता है। तो क्यूज का मतलब ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो जैसे आपने तेजी से टाइप किया कि देन द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, आपकी टाइपिंग स्पीड तेज थी तो आपने तेजी से टाइप कर दिया, तो क्या होगा, जब आप स्क्रीन पर नजर डालोगे तो वो थोड़ा सा डिले के साथ देन द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग आपके सामने आ। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये नीचे जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये सारे उसी से रिलेटेड हैं कि अगर आपके पास कोई प्रिंट भेजा जाता है तो सबसे पहले प्रिंटर ड्राइवर उसको लोड करता है मेमोरी में, फिर डाटा प्रिंटर बफर में भेजा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स जो नीचे दिए गए हैं, बुलेट्स में दिए गए हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंटर ड्राइवर इज लोकेटेड एंड लोडेड इनटू द मेमोरी। जस्ट गिव मी अ मिनट, में क्लास खत्म कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो वहां पे यही बता रहा है कि डाटा इज सेंड टू द बफर, डाटा हमेशा पहले बफर को भेजा जाता है, फिर बफर क्या करता है, अगर प्रिंटर बिजी है, ठीक है, तो फिर डाटा प्रिंटर क्यू में भेज दिया जाता है। फिर जब प्रिंटर क्यू का मतलब ये है कि अगर पहले से कोई प्रिंटिंग हो रही है तो पहले वो प्रिंटिंग मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद जो आपने जॉब भेजी है वो जॉब जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। तो हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट पे इसको रोकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम फाइल मैनेजमेंट से कंटिन्यू करेंगे। फीडबैक छोड़ देना क्लास का। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो वो रुक जाए, रेस्ट आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Hafiz, sir, have a nice day. नाइस, थैंक यू। क्योंकि यूट्यूब में अगर आप वाईफाई, अल्लाह हाफिज, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो जब प्ले करते हो तो उसमें एक बफर होता है। बफर का मतलब ये होता है कि जो भी डाटा इंटरनेट से आ रहा होता है वो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है टेम्परेरीली। तो जब वाईफाई चल रहा होता है तो आपकी वीडियो, जब डाटा इंटरनेट आ रहा होता है तो यूट्यूब का बफर फिल हो जाता है। अगर यूट्यूब का बफर फिल हो गया और आपने वाईफाई बंद भी कर दिया, ठीक है, तभी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा बफर से रीड हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि बफर की वजह से आपका डाटा पहले इंटरनेट से कंप्यूटर में आता है फिर प्ले होता है। तो अगर आपके बफर फिल हो गया और आपकी पूरी वीडियो प्ले हो गई थी, बफर यानी आपने देखी नहीं है बट वो पूरी प्ले हो गई है बफर में, तो अगर आप इंटरनेट बंद भी करोगे तो वीडियो चल जाएगी। ये इसका जवाब है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।